नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स के एक और एपिसोड में। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं नोएडा स्टूडियो से। आज हम आपको ऐसे फंड्स के बारे में बताएंगे जिससे या तो आप ग्लोबल टेक्नोलॉजी स्टॉक्स जैसे फेसबुक, अमेजन और गूगल में हिस्सेदारी खरीद सकते हैं, या फिर एक ऐसे सेक्टर में निवेश कर सकते हैं जो इस कोविड समस्या के संकट के बीच में शानदार तरीके से मुनाफा और बहुत बेहतरीन रेवेन्यू कमा रहा है। आज इस सफर में मेरे साथ मुंबई से जुड़ रही हैं कविता थापलियाल। शुक्रिया शैल जी। और हमारा फोकस हमेशा की तरह आप सबके मुनाफे पर होगा, लेकिन फायदेमंद फंड्स के बारे में एक बार फिर आपको बताते हैं। हमने यहाँ पर हर उम्र के निवेशक के लिए पोर्टफोलियो बनाया है। हमने 4 पोर्टफोलियोज तैयार किए हैं, जिसमें से आज हम बात करेंगे यंग कपिल कमल और स्नेहा की, जिनका पोर्टफोलियो फायदेमंद फंड ने बनाया और इन्होंने अपने परिवार की और अपने निवेश की शुरुआत की है। तो आइए कमल और स्नेहा का पोर्टफोलियो देखते हैं। स्नेहा और कमल की फाइनेंशियल प्लानिंग में रैंक एमएफ के हेड श्री ओमकेश्वर सिंह साहब ने उनके लिए 4 फंड्स का बेहतरीन पोर्टफोलियो जमाया था। इनमें से ये पोर्टफोलियो आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर आएगा, और इस पोर्टफोलियो में से पिछले हफ्ते अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए थे तो हमने यूटीआई इक्विटी फंड को बहुत ही बारीकी से एनालाइज किया था। क्या कारण थे इन रिटर्न्स के, वो सब आपको बताया गया था। आज हमारे रडार पर है पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, और इस फंड के मैनेजर श्री रौनक ओंकार सिंह साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। रौनक जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। चलिए इस चर्चा को साथ बढ़ाते हैं। ओंकार जी, आपका स्वागत है। आपके साथ एक बहुत बेहतरीन फंड जुड़ा हुआ है, पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। इसकी जो डिटेल्स हैं वो स्क्रीन पर हमारे सामने आती ही रहेंगी। आप पिछले 7 साल से इस फंड से जुड़े हुए हैं और पिछले 11 साल से कार्यरत हैं पराग पारिक फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज में। चलिए आपके फंड को जरा बारीकी से देखते हैं। इस 7 साल पुराने फंड में लगभग 3,182 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, और यहां पर आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जबरदस्त रिटर्न कमाए हैं। 7 साल हो, 5 हो, 3 हो, 1 साल हो, छोटा दायरा जो भी हो, उसमें आपने बहुत बेहतरीन रिटर्न कमाया है, और हर वक्त आपका फंड अव्वल नंबर पर खड़ा हुआ है। इसके पीछे ओवरसीज डाइवर्सिफिकेशन है। अगर आप पहले 5 स्टॉक्स देखें तो उनमें से 3 आपको ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनीज दिखेंगी, फेसबुक, गूगल और अमेजन। तो एक बार बताइए ओंकार जी, किस हिसाब से आपने इस डाइवर्सिफिकेशन को सोचा और इसका आपको क्या लाभ हुआ? थैंक यू शैल जी। तो ये जो पोर्टफोलियो जो कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, इसमें 65% एलोकेशन है वो डोमेस्टिक मतलब इंडियन लिस्टेड कंपनीज पे है, और सेबी के रेगुलेशंस के हिसाब से 35% मैक्सिमम एलोकेशन हम कर सकते हैं इंटरनेशनल मतलब इंडिया के बाहर के कंपनीज में। सो इसका कारण एक ही है कि जब हम इंडिया में रहते हैं, हमारी जो यूसेज में हर दिन चीज़ें आती हैं, उसमें से कितनी सारी चीज़ें इंटरनेशनल कंपनीज बनाती है, जिसके लिए इंडिया में कोई लिस्टेड कंपनीज में कॉम्पिटिटर नहीं है, या फिर कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है, या सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। सो ये चीज़ें हम जो यूज़ करते हैं डेली, उन चीज़ों का अगर एज अ शेयर होल्डर हमें फ़ायदा उठाना हो तो हम क्या कर सकते हैं। सो उसी के कारण हम इंटरनेशनल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जिन कंपनीज की प्रोडक्ट्स हम एक्चुअली यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल लीजिए, गूगल की सर्च हम सब लोग करते हैं, बट गूगल जैसी कंपनी इंडिया में नहीं है, और गूगल जैसी यूनिक कंपनी ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी और कंट्री में भी नहीं है। अमेरिका में भी गूगल जैसी कंपनी इनके साइज की कंपनी नहीं है। सो ऐसी यूनिक अपॉर्चुनिटी में अगर हमें इन्वेस्ट करना हो तो हमें इंडिया के बाहर की कंपनीज में देखना होगा। और इन अपॉर्चुनिटीज को देखते समय एक चीज़ याद रखनी होगी कि
जो बिजनेस के फंडामेंटल्स है, ये कंपनी की परफॉर्मेंस है, प्रॉफिट्स है, कैश फ्लोज है, जो भी हम बिजनेस के पैरामीटर्स ध्यान में रखते हैं, उन सभी पैरामीटर्स को याद रख के, उन सभी पैरामीटर्स को सोच समझ कर एनालाइज करके उसी के बाद इन्वेस्ट करना है। और ये भी समझना है कि हर एक अपॉर्चुनिटी जब इन्वेस्ट करते हैं वो हमेशा वैल्यूएशन के हिसाब से भी रीजनेबल हो। जी, तो ऐसा करते हैं रौनक जी, जरा फंड में डिटेल्स में जाते हैं। आपके पास लगभग 3100 करोड़ रुपए हैं एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में। बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, सिर्फ 25 स्टॉक्स का। हम लोग बहुत सारे फंड एनालाइज करते हैं, कहीं 58 हमको फंड्स स्टॉक्स दिखते हैं, कहीं 70। आपके पीछे, इस सोच के पीछे कोई कारण है कि आपने सिर्फ 25 फंड्स चूज किए हैं और बहुत ही कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो में आप फिलहाल निवेशित हैं? जो पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन जो चीज़ होती है, ये हर एक फंड मैनेजर की स्टाइल होती है। और इसे समझने के लिए ओवर डाइवर्सिफिकेशन या अंडर डाइवर्सिफिकेशन की चीज़ समझनी होगी कि अगर आप 30 स्टॉक्स है, ये आपका एवरेज है, अगर उसको आप 3 गुना करते हैं या 90 स्टॉक्स पोर्टफोलियो में डालते हैं या 100 स्टॉक्स लेते हैं और हर एक स्टॉक को 1% अगर आप एलोकेट करते हैं पोर्टफोलियो में, अगर वो 1% वाला स्टॉक डबल भी हो जाए तो आपके पोर्टफोलियो का ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा। या फिर अगर आप सिर्फ 2 ही स्टॉक्स पोर्टफोलियो में रखते हैं और 2 कंपनीज जो आपको सबसे अच्छा पसंद है उसकी 50-50% एलोकेशन पोर्टफोलियो में करते हैं, उसका अगर एक कंपनी में कुछ गड़बड़ हो जाए या प्रॉफिट्स नहीं आए या कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो जाए और उसकी स्टॉक गिर जाए तो आपके पोर्टफोलियो का काफ़ी घाटा हो सकता है। तो उसके लिए एक एवरेज नंबर ऑफ स्टॉक्स पोर्टफोलियो में होने चाहिए जिससे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी में हो जिस कंपनी की ग्रोथ से आपको फ़ायदा हो। उसके लिए 25 से 30 स्टॉक, ये स्टैटिस्टिकली भी लोगों ने देखा है कि ये सबसे ज़्यादा अच्छी रेंज है इन्वेस्ट करने के लिए। यहाँ पर चलिए थोड़ा सा आपके एलोकेशंस की बात करते हैं। रौनक, हम थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप के बारे में समझना चाहते हैं आपसे, क्योंकि पिछले 3 महीने हमने देखा कि इनमें अच्छी खासी रैली हमें देखने को भी मिली है। क्योंकि आप एक मल्टी कैप फंड है, क्या आगे चलकर आप अपना एक्सपोजर इसमें बढ़ाएंगे? फिलहाल मिड कैप में लगभग 15%, स्मॉल कैप में 14% के आसपास आपका एक्सपोजर है, लेकिन जिस तरह से मार्केट ने मूवमेंट दिखाई है मिड कैप स्मॉल कैप में, आपको लगता है कि आगे इसमें और निवेश करेंगे आप? क्योंकि हालांकि आप एक लंबी अवधि के लक्ष्य के लिए अपने फंड को सजेस्ट करते हैं, गोल ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट के लिए अपने फंड्स को सजेस्ट करते हैं, लेकिन क्या एक्सपोजर एलोकेशन में विद इन इक्विटी कोई बदलाव होंगे, रौनक? जी, तो हमें जब इन्वेस्ट करते हैं हम पहले से डिसाइड नहीं करते कि हमें मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना है, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है या लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है। हम देखते हैं कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स है, जितनी कंपनीज में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन कंपनीज में कौन सी ऐसी कंपनीज है जो वैल्यूएशन में भी रीजनेबल है, जो बिजनेस हमें पसंद है और जिनकी मैनेजमेंट पे हम भरोसा करते हैं। और ये सब कंपनीज में कोई कंपनी मिड कैप भी हो सकती है, स्मॉल कैप भी हो सकती है। ये जो रिसेंटली मिड कैप या स्मॉल कैप कोई महीनों से रैली चल रही है, उसे हम नहीं देखते ज़्यादा, बिकॉज जो कंपनीज है अंडरलाइन, जो बॉटम अप हम लोग देखते हैं कंपनीज में, हमें उन कंपनीज में फोकस करना ज़्यादा पसंद है। और आगे जाके भी वैल्यूएशन हमारा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होगा ये कंपनीज चूज करने के लिए। सो अगर स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज में वैल्यूएशंस अच्छे लगेंगे तो हम डेफिनेटली उनको चॉइस कर सकते हैं फंड में। जी, ओमकार साहब, आपसे एक आखिरी प्रश्न पूछते हैं। हमारे साथ आपने इतनी शानदार तरीके से समझाया कि ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन कितना ज़रूरी है। ये बताइए, यूएस मार्केट्स में जैसे आप इन्वेस्ट करते हैं, लगभग आपका जो पहले 10 स्टॉक्स हैं उसमें आपने लगभग 25% से ज़्यादा, माफ़ कीजिए 34% से ज़्यादा पैसा लगा रखा है। ये बताइए, वहाँ पे क्या अलग तरीके की आपको रिसर्च करनी पड़ती है ताकि आप फेसबुक, गूगल या अमेजन जैसी कंपनीज को अलग तरीके से समझें? वहां पर आपको क्या परेशानियां देखने को मिलती हैं? जी, जैसे मैंने पहले कहा था कि कोई कंपनीज काफ़ी यूनिक होती है, तो उनके कंपैरिजन के लिए ज़्यादा बिजनेस मॉडल्स होते नहीं है। तो उन्हें स्टडी करने के लिए जिस इंडस्ट्री के वो पार्ट है वो इंडस्ट्री स्टडी करनी पड़ती है। सो लोगों को लगता है कि गूगल एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, पर एक्चुअली गूगल एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है।
जो डिजिटल एडवर्टाइजिंग सेल करती है। कोई एडवर्टाइजर हो, जैसे टीवी पे ऐड करना हो तो वो टीवी चैनल के पास जाएंगे, अगर किसी को ऑनलाइन एडवर्टाइज करना हो तो वो गूगल जैसी कंपनी के पास जाएंगे, फेसबुक जैसी कंपनी के पास जाएंगे। तो ये इंडस्ट्री के ट्रेंड्स है वो समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर ये इंडस्ट्री ग्रोइंग इंडस्ट्री है तो इस इंडस्ट्री में कौन से ऐसे स्टॉक्स है, कौन से ऐसे बिजनेसेस है जिनमें प्रॉफिट ग्रो हो रहा है, सेल्स ग्रो हो रहा है, और इन बिजनेसेस का आगे भी रनवे अच्छा है कि वो ग्रो कर सकते हैं आगे। ये स्टडी करना पहले इंपॉर्टेंट है। अपॉर्चुनिटी यूनिक होना जरूरी होता है, पर वो लिमिटेड कंडीशन नहीं है। उसके आगे भी देखना पड़ता है कि ये कंपनी अच्छी है कि नहीं। उसके बाद जैसे लोग बोलते हैं कि मैनेजमेंट से मिलना जरूरी है, ये सारी कंपनीज काफ़ी बड़ी है और इनका ग्लोबल बिजनेस है। यहाँ पे मैनेजमेंट से मिलके ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इंडस्ट्री की ट्रेंड समझना ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरी चीज़, ये बिजनेसेस सिर्फ अमेरिका में नहीं काम करते, ये बिजनेसेस का सेल्स यूरोप में होता है, साउथ अमेरिका, हर एक कॉन्टिनेंट में उनका सेल होता है, इंडिया में भी होता है, चाइना में भी होता है कई कंपनीज का। ये भी समझना होगा कि कौन से मार्केट में ये कंपनीज अपने सेल कर रही है, और ये सब आप स्टडी कर सकते हैं। और उसके बाद जो आपके पैरामीटर्स है उसमें ये कंपनी फिट होती है तो डेफिनेटली ये कंपनी को पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पर आखिरी सवाल मुझे पूछना है, आपकी करंट कैश होल्डिंग्स पर करंट कंडीशंस को देखते हुए उसका कितना इम्पैक्ट आपको पड़ा है देश में और ग्लोबली भी? हमारी करंट कैश पोजीशन 3% के आसपास है। जब ये कोविड की मार्केट में मार्केट जब क्रैश हो रहा था मार्च मंथ में, उसके पहले हमारे पास लगभग 11% कैश था। और ये जब मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिली थी कि सारे कंपनीज के स्टॉक्स नीचे गिर रहे थे, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पे हमारे एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो कंपनीज, जिसमें हमें लगा कि ये कंपनी सर्वाइव होंगे, जिनकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ टिकी रहेगी, इन कंपनीज में हम लोगों ने कैश डिप्लॉय किया। और जिन नई कंपनीज में जो हमें लगा कि ये कंपनीज हमें अच्छी लग रही थी बट मार्केट में उनकी वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव थी, तो ये कंपनीज भी थोड़ी रीजनेबली वैल्यू हो रही थी, तो उन्हें भी हम पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते थे। ऐसे करके 11% से अबाउट 3% तक हमारे पोर्टफोलियो में कैश अभी पेंडिंग है। अच्छा, ठीक है। चलिए ओमकार साहब, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बस मैं ये बताना चाह रहा था अपने दर्शकों को कि अगर आपको लोकल पैसा लगाना है रुपया में और अगर आपको ग्लोबल स्टॉक्स खरीदने हैं तो पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड से बेहतरीन कोई भी स्कीम आपको फिलहाल बाजार में नहीं मिलेगी। पिछले 7 साल में हर साल इस फंड ने लगभग 15.8% रिटर्न दिया है और अपने पीयर ग्रुप में सबसे बेहतरीन परफॉर्मर रहा है। ओमकार साहब, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे अगले मेहमान हैं श्री शैलेश राज भान साहब। आप पिछले 10 साल से निपन लाइफ का फार्मा फंड चला रहे हैं। हमारे देश का सबसे बड़ा फार्मा फंड है जहां पर लगभग 3000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है और यह सन 2004 जून में लॉन्च हुआ था। हर साल इस फंड ने आपको शानदार 20% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दिया है और पिछले मार्च से यानी कि मार्च 2020 से जो शानदार आप रैली देख रहे हैं बाजार में फार्मा स्टॉक्स में, उस रैली का एक बखूबी फायदा इस फंड ने उठाया है। चर्चा होगी निपन इंडिया फार्मा फंड की और सबसे पहला प्रश्न लेंगी कविता जी। ऑलराइट, शैलेश राजभान जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज के इस खास शो फायदेमंद फंड में, जहां पर हम आज आपके फंड को कवर कर रहे हैं विस्तार से। सबसे पहला सवाल तो मुझे आपसे बस यही पूछना है कि क्योंकि इतना कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है और लगभग 18 स्टॉक्स हैं, तो ऐसे में स्ट्रैटेजी किस तरह से आप अपनी बनाते हैं? क्योंकि फार्मा फंड यूजुअली, या फार्मा फंड ही नहीं, कोई भी सेक्टोरल फंड कहें, कोई भी थीमेटिक फंड कहें, उससे अपने निवेश की शुरुआत आपको नहीं करनी चाहिए। ऐसे फाइनेंशियल प्लानर्स अमूमन जो है सलाह देते हैं अपने इन्वेस्टर्स को। लेकिन अगर मुझे फार्मा अगर पसंद है तो ऐसे में आपके फंड को पोर्टफोलियो में अगर हम शामिल करना चाहें, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी इतने लिमिटेड स्टॉक पिक में? थैंक यू वेरी मच। ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्टर है फार्मा इंडिया में। अगर आप देखेंगे इस सेक्टर की अपॉर्चुनिटी, अपना साइज ऑफ पॉपुलेशन, साइज ऑफ अडल्ट पॉपुलेशन हु एक्चुअली जो मेडिसिन यूज करते हैं, उनका साइज इज वेरी वेरी लार्ज। सो अपॉर्चुनिटी वाइज ये सेक्टर किसी और सेक्टर से कम नहीं है। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो ग्लोबली ऑल्सो, अगर आप बाहर भी देखेंगे, बाहर के
मार्केट्स भी देखेंगे तो इंडियन कंपनीज का डोमिनेंस और उनका जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है इतना स्ट्रांग है कि वो सब मार्केट में भी ये लोग काफी ज्यादा प्रेजेंस ला चुके हैं. सो ये सेक्टर इज रिलेटिवली आप देखेंगे तो सेक्टर में रिस्क, बिकॉज ये सेक्युलर सेक्टर है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पॉसिबिलिटी है, ये सेक्टर में विद इन सेक्टर फंड्स ये लेस वॉलेटाइल रहता है. दूसरी तरह से अगर आप देखेंगे सेक्टर में डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटी भी जो है, जो कि क्रॉनिक डिसीजेस है इंडिया में, डायबिटीज, कार्डियक, थायराइड और ये सब डिसीजेस के लिए जो सॉल्यूशंस है, ये सब लंबे पीरियड के लिए लोग यूज करते हैं, तो कंटिन्यूटी बहुत रहती है बिजनेसेस में, एंड ये बिजनेसेस का अर्निंग ग्रोथ पोटेंशियल जनरली अच्छा रहता है. सो सेक्टर फंड की अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको एज अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो आपको खेलना चाहिए, और मेन कोर इन्वेस्टिंग आप डाइवर्सिफाइड फंड्स में कीजिए, बट सेक्टर फंड्स सर्टनली आपके पोर्टफोलियो में टॉप अप का रोल प्ले कर सकते हैं. जी भान साहब, आप पिछले 19 वर्ष से इस काम में लगे हुए हैं और पिछले एक डेकेड से निपन इंडिया फार्मा फंड के साथ जुड़े हुए हैं. मैं ये जानना चाह रहा था, सन 2004 में ये फंड लॉन्च हुआ, और अगर मैं आपको रिटर्न्स के बारे में बताऊं तो वो शानदार हैं. सिर्फ और सिर्फ अगर आप 1,000 रुपये का SIP हर महीने जुलाई 2004 से करते तो आप लगभग 1,93,000 रुपये इन्वेस्ट करते, और वो अमाउंट अब बढ़कर 9,53,560 रुपये होती. यानी कि पिछले 16 साल में आपका पैसा 5 गुना बढ़ता बिना कोई मेहनत करे. सिर्फ आपको 1,000 रुपये महीने का SIP करना था. तो ये तो कहानी है निपन फार्मा फंड की. सवालों का सिलसिला जारी है. भान साहब, आपसे ये प्रश्न पूछना था, ऐसा क्या है भारत देश में जो कि एक डेडिकेटेड फार्मा फंड की आवश्यकता है? हमारी कंपनीज बहुत बड़ी हैं और US और यूरोपियन मार्केट्स में खूब अच्छी तरीके से जेनेरिक मेडिसिन बेचती हैं. क्या आपको लगता है आगे आने वाले समय में यह बाजार और बड़ा होगा? ये सेक्टर में इंडिया का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, जहां पे इंडिया को एक एज है कंपेयर टू दूसरे कंट्रीज से और दूसरे मैन्युफैक्चरिंग कंपेरेबल एशियन इकोनॉमी से. अगर आप देखेंगे US में जो जेनरिक मार्केट में 40% सेल्स जो होते हैं ओरल प्रोडक्ट्स के, टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स के, इन द जेनरिक मार्केट, वहाँ के जो बेसिक मार्केट है उसमें इंडिया का मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है. सो 40% मार्केट शेयर है, और इंजेक्टेबल जो होते हैं उसमें 20% मार्केट शेयर है. तो इतनी बड़ा डोमिनेंट सेक्टर है इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी, एंड ये ट्रूली मेक इन इंडिया वाला जो इनिशिएटिव है, जो एफर्ट है, ये सेक्टर ऑलरेडी सक्सेस उसमें डेमोन्स्ट्रेट कर चुका है. सो ये एक बड़ा एडवांटेज है कि ग्लोबली कॉम्पिटिटिव सेक्टर है इंडिया से, एंड 10-15 साल से प्रूव कर चुका है कि स्केलेबल है, और पूरा इफेक्टिवली दुनिया के लिए इंडिया हैज बिकम ए फार्मेसी टू द वर्ल्ड बोलते हैं अभी. दूसरा बड़ा पॉसिबिलिटी इस सेक्टर में ये है कि अगर आप देखेंगे अभी भी इंडिया में बहुत अंडर पेनिट्रेशन है फार्मा सेक्टर में. अगर आप देखेंगे कि कंप्लायंस कितने लोग कितने पीरियड के लिए मेडिसिन लेते हैं, वो कंप्लायंस रेट भी बहुत कम है. डायग्नोस्टिक्स पिछले 8-10 साल से एक्सपैंड हो रहा है इंडिया में, एंड जिससे उनके पीपल आर एबल टू टेक ट्रीटमेंट आफ्टर दैट. तीसरा ये है कि जो क्रॉनिक डिसीजेस इंडिया में है, जैसा मैंने बताया है आपको, ये क्रॉनिक डिसीजेस में लंबे पीरियड के लिए आपको जो लेना पड़ता है मेडिसिन, उसका जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट इंडिया का है बहुत कम है, जिससे कि आज समझिए X नंबर ऑफ पीपल ले रहे हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको एज इनकम लेवल्स इंडिया में बढ़ेंगे, लार्जर पॉपुलेशन विल कम एंड बाय. तीसरा, आप इंडिया का कंस्ट्रक्ट देखेंगे, इंडिया को लोग समझते हैं कि ये बहुत यंग कंट्री है. उस बात सही है कि 70 करोड़ लोग इंडिया में है जो 30 साल के नीचे है, बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि 27 करोड़ लोग इंडिया में है जो 50 साल के ऊपर है, और 50 साल के ऊपर उम्र वाले लोग जो है उनका मेडिसिन रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू यंगर पीपल. एंड ये 27 करोड़ लोग का जो पॉपुलेशन साइज है, और एवरी ईयर 1 करोड़ लोग से 80 लाख लोग से बढ़ता है, ये फार्मा कंपनीज के लिए उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए बहुत बड़ा मार्केट है. आप ये तीनों फैक्टर अगर कंबाइन करेंगे, क्रॉनिक डिसीजेज इंडिया के, साइज ऑफ इंडिया पॉपुलेशन और लार्ज US मार्केट, अगर आप तीनों चीज कंबाइन करके देखेंगे तो इस सेक्टर का पोटेंशियल काफी सिग्निफिकेंट है. तो आपने जो बातें बताई है खासतौर से कि 27 करोड़ की जो आबादी है वो 50 साल के ऊपर है, तो वैसे में क्लियरली अगर हम फार्मा सेक्टर की ग्रोथ देखें और हाल ही मौजूदा चाल भी अगर हम देखें तो अच्छा खासा रनअप भी हमें दिखाई दे रहा है. ऐसे में मौजूदा निवेशक जो होंगे इस फंड में, आप सजेस्ट करते हैं कि उन्हें अपना एलोकेशन बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि इस तरह के फंड्स में तो जितना आप लंबा रहेंगे उतना अच्छा है, लेकिन मौजूदा स्थिति में अपनी एलोकेशन बढ़ाई जाए?
पिछले 4 साल में ये सेक्टर उतना लाइमलाइट में नहीं था, उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, एंड इसमें कोविड के बाद एक इम्प्रूवमेंट आया है पिछले 2 महीने में। अगर आप 5 साल के पीरियड में ये सेक्टर में थोड़ा स्लो डाउन आया था। अभी यहाँ से हमें लग रहा है कि ये सेक्टर के अर्निंग्स ओवर द नेक्स्ट 4 to 5 years में काफी इंप्रूवमेंट आएगा, एंड ये आने का कारण ये है कि एक तो अर्निंग बेस लो हो चुका है और अभी नए प्रोडक्ट अप्रूवल कंपनीज के आ रहे हैं, एंड जैसा मैंने बताया कि डोमेस्टिक बिजनेस का अपॉर्चुनिटी जो हर साल ग्रो होता है कंज्यूमर बिजनेस जैसे ही है। सो ये 3-4 फैक्टर अगर आप कंसिडर करेंगे तो सेक्टर का आउटलुक पॉजिटिव है। अगर आप एलोकेशन सेक्टर फंड को दे रहे हैं, स्पेशली सेक्टर जिसमें सेक्युलरिटी है, इन द सेंस लॉन्जिटिविटी है, जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए काम कर सकता है, फार्मा सेक्टर कंज्यूमर सेक्टर की तरह वेरी लॉन्ग पीरियड के लिए अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर सकता है इन्वेस्टर्स के लिए। हेंस सेक्टर फंड का रेलेवेंस है फ्रॉम दैट एंगल, स्पेशली ये फार्मा इंडस्ट्री में। जी ठीक जी। भान साहब, आपने बहुत ही शानदार तरीके से समझाया कि किस हिसाब से भारत और विदेश दोनों ही फार्मा सेक्टर के इंडस्ट्री के हमारे बहुत बड़े ग्राहक हैं। लोग समझते थे कि हमारा देश सबसे यंगेस्ट देश है पूरी दुनिया में, लेकिन ये मुझे आज पता चला कि सेकंड ओल्डेस्ट देश भी हमारा ही है। लगभग 24 करोड़ ऐसे लोग हैं जो 50 साल के ऊपर हैं और उनका मेडिसिन का कंजम्पशन नॉर्मल व्यक्ति से 5 गुना ज्यादा होता है। चलिए, तो भान साहब, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रौनक ओमकार साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत शानदार तरीके से वो मैनेज कर रहे हैं पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, और भान साहब ने भी कमाल कर रखा है निपन इंडिया फार्मा फंड में। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं ओमकेश्वर सिंह साहब, और वो एक बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो एनालाइज करेंगे श्री मोहित गुप्ता साहब का। जुड़े रहिए हमारे साथ। चर्चा हो रही है एक से एक बेहतरीन इक्विटी फंड्स की, जहां पे आप लंबी अवधि में बेहतरीन रिटर्न्स कमा सकते हैं बिना मेहनत किए। चलिए, स्वागत है आपका एक बार फिर से फायदेमंद फंड में, जहां पर अब हम देंगे आपके तमाम सवालों के जवाब। हमारे साथ चंद्र भटनागर और ओमकेश्वर सिंह बने हुए हैं जो आपको गाइड करेंगे, और हमारे पहले दर्शक मोहित गुप्ता फोन लाइन पर हैं। नमस्कार मोहित जी, कैसे हैं आप? नमस्कार मैम, नमस्कार। ओके मोहित साहब, आपका पोर्टफोलियो हमारे पास है। आप लगभग 12,000 रुपए की SIP कर रहे हैं। उसके अलावा आपके पास एक रिटायरमेंट पेंशन फंड है UTI का, जहां पे 1.5 लाख रुपए आपने लमसम डाला हुआ है। अब 6 साल से आप SIP कर रहे हैं। आपने अपने लिए कुछ लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं, जहाँ पे आपको घर खरीदना है, लगभग 1.25 करोड़ का, 15 साल आप इसको दे रहे हैं समय। और बिटिया की जो है हायर एजुकेशन के लिए आपको 1 CR चाहिए, लगभग 20 साल का समय आपने इस लक्ष्य को दिया है। और रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ आपको चाहिए 15 साल के बाद। तो चलिए, बिना समय बिताए यहाँ पर और हम रुक करते हैं ओमकेश्वर जी से। ओमकेश्वर जी, फंड्स कैसे हैं? क्या लक्ष्यों के मुताबिक इन फंड्स का चुनाव सही है? अगर बिकॉज सभी लक्ष्य इनके लंबी अवधि के हैं। जी, लंबी अवधि के लिए SIP करना बहुत अच्छी बात है। तो जो इनका पोर्टफोलियो उसको हमने एनालाइज किया है, उसके हिसाब से एक्सेस मिड कैप को वो कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें फार्मा हेल्थ केयर में भी अच्छा एक्सपोजर है और रिटेलिंग में भी अच्छा एक्सपोजर है, जैसे डीमार्ट, बाटा वगैरह। दूसरा जो इनका है वो फ्रैंकलिन इंडिया प्राइम है, उससे वो एक 2 रेटेड फंड है रैंक MF पे, तो उससे निकल करके या तो वो कंसोलिडेट कर सकते हैं, एक्सेस में ही डाल सकते हैं, या फिर DSP या यूनियन में जा सकते हैं। अदरवाइज वो मल्टी कैप PPFS भी देख सकते हैं। लार्ज कैप भी इनके पास है, ABSL फ्रंटलाइन इक्विटी है, फिर उसके बाद निपन लार्ज कैप भी है। तो ये दोनों फंड है लार्ज कैप के, और SBI ब्लू चिप भी है। 3 लार्ज कैप फंड है इनके पास। ये सारे के सारे तीनों जो हैं अभी 2 रेटेड स्टार है रैंक MF पर, और इससे बेटर स्कीम्स जो है वो UTI मास्टर शेयर या फिर LIC लार्ज कैप है। तो वहां पर किसी एक पे वो कंसोलिडेट कर सकते हैं। मल्टी कैप में उनके पास कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप है। उससे बेटर जो अभी आज हम लोग जिस फंड को अभी डिस्कस किया था, PPFAS लॉन्ग टर्म इक्विटी ग्रोथ मच बेटर ऑप्शन है। तो ये सारा देखने के बाद जो UTI रिटायरमेंट पेंशन फंड है, अभी फिलहाल के लिए उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, अभी ठीक है। सो ये चेंजेस अगर करेंगे तो जो इनका कॉर्पस है, जो चाहते हैं, और उसका ग्रोथ और कॉर्पस टारगेट पहुंचने का चांसेस काफी अच्छा हो जाएगा।
बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर रिटायरमेंट के लक्ष्यों के लिए मैं चाहती हूँ थोड़ा सा ये कैलकुलेशन एक बार फिर से करें और इन्फ्लेशन को थोड़ा सा और ध्यान में रखें। लेकिन मोहित गुप्ता, उम्मीद करते हैं कि आप निवेश को बरकरार रखेंगे, समय रहते बढ़ाएंगे और अनुशासन जो है वो भी मेंटेन करेंगे, डिसिप्लिन रखेंगे अपने इन्वेस्टमेंट में। बहुत बहुत शुक्रिया अपना सवाल हमें भेजने के लिए। इसी के साथ हमें फायदेमंद फंड में दीजिए इजाजत। शैल सर और ओमकेश्वर जी, यहाँ पर आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना ही नहीं, सोमवार और बुधवार हम आपसे मिलते हैं 4:30 बजे सोशल मीडिया पर भी, तो जुड़िएगा हमारे साथ सोमवार को अब सीधा 4:30 बजे, जहां पर हम आपके सवालों के जवाब देंगे। नमस्कार।